हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आर्या फोटोन फाउंडेशन क्लासेस में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे भाई। जैसे आपकी क्या क्या आती है, नॉर्मलिटी आती है, मोल फ्रैक्शन आती है, परसेंटेज टर्म्स आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नॉर्मलिटी से। तो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपकी थर्ड नॉर्मलिटी। देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको मोलैलिटी पढ़ा दी थी और मोलरिटी पढ़ा दी थी। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि मोलरिटी और मोलैलिटी क्या थी नॉर्मलिटी पढ़ने से पहले। देखो, मैंने कहा कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। अभी थोड़ा सा समझना कि अपने पास क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन। और उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मैं क्या डालता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहां से मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या अगर मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो उसको आपने कहा क्या, मोलरिटी। क्या टर्म दी थी भाई, मोलरिटी। और इसी चीज को यदि मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है या फिर प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सोलवेंट, यदि 1 kg सोलवेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं मोलैलिटी। तो अपने पास ऐसे दो टर्म आई थी, वन इज मोलैरिटी, अनदर वन इज मोलैलिटी। यहां से आप देखो, मोलैरिटी की यदि मैं यूनिट निकालता हूं, क्या निकालता हूं भाई, यूनिट। यदि मैं इनकी यूनिट की बात कर लूं, शायद इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया था। देखो, मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपने पढ़ा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के आप डिसॉल्व करते हो 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो इसकी यूनिट क्या आएगी, मोल पर लीटर। क्या आएगी, मोल पर लीटर। और क्या लिखा जाता है, मोलर। क्या लिखा जाता है अभी, मोलर। फॉर 1 मोल मैं बात करता हूं। और यदि मैं मोलैलिटी की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, मोलैलिटी। और मोलैलिटी में आपने क्या कहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं पर केजी ऑफ सोलवेंट। तो यहां से आप कहते हो कि यूनिट आएगी मोल पर केजी। क्या यूनिट आएगी, मोल पर केजी। और यहां से इसको आप लोग क्या लिखते हो, मोलल। किसकी बात करता हूं भाई, मोलल। यदि आप 1 kg में बात करते हो तो मोलल, 1 लीटर में बात करते हो तो क्या आएगी, मोलर। तो मोलरिटी के लिए लिखा जाता है मोलर और मोलैलिटी के लिए लिखा जाता है मोलर। अभी बात करते हैं नॉर्मलिटी। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है, नॉर्मलिटी। देखो, वही मैं कहता हूं कि आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन ही है। क्या ले रहा हूं, 1 लीटर सॉल्यूशन। और उस 1 लीटर सॉल्यूशन में अभी मैं कहता हूं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की बात करता हूं। मैंने लिखा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अभी आपने क्या लिखा, इससे पहले आपने मोलरिटी पढ़ी और मोलरिटी में आपने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अभी मैं कहता हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसी को मैं कह दूंगा क्या, नॉर्मलिटी। क्या कह दिया जाता है अभी, नॉर्मलिटी। और उस सॉल्यूशन को कह दिया जाता है हम लोग क्या कह देते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन। क्या लिख दिया जाता है, नॉर्मल। लाइक मोलरिटी के लिए आप क्या पढ़ते हो, मोलर। मोलैलिटी के लिए आपने पढ़ा मोलल। और नॉर्मलिटी के लिए क्या पढ़ूंगा, नॉर्मल। यदि मैं 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करता हूं तो यहां से फॉर्मूला ड्राइव करते। देखो, ग्राम इक्विवेलेंट क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, नॉर्मलिटी यहां से निकालो तो नॉर्मलिटी इक्वल टू किसके बराबर आई सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या आता है अभी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब क्वेश्चन आता है कि सर ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट यदि मैं बात करता हूं तो ग्राम इक्विवेलेंट आप निकालो तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट इक्वल टू वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट या फिर मास इन ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। EWT का मतलब क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे W क्या है आपका, W है आपका मास, या फिर इसी को आप कह सकते हो क्या, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, वेट और या फिर मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम। और EWT क्या आपका यहाँ पे, इक्विवेलेंट वेट। क्या अभी, इक्विवेलेंट वेट या फिर इक्विवेलेंट मास। अब मैं कहता हूं कि इस ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू यदि मैं नॉर्मलिटी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट में पुट करता हूं तो अपने पास क्या आएगा आगे। तो यहाँ पे आप देखो, निकालो। यदि मैं वैल्यू पुट करता हूं और पुट करके चेक करता हूं, तो यदि आपने पुट किया ग्राम इक्विवेलेंट की जगह तो नॉर्मलिटी आई आपकी, नॉर्मलिटी इक्वल टू किसके बराबर आई,
weight in gram of solute divided by equivalent weight of solute into volume of solution in liter। अब क्वेश्चन आता है सर इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं। देखो तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट आपका इक्वल होता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास, जिस भी कंपाउंड का आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइड बाय एन फैक्टर। इसकी बात करते हैं भाई एन फैक्टर। अभी समझेंगे हम लोग अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग रिएक्शंस के लिए एन फैक्टर हम लोग निकालते हैं। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन के लिए एन फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इन केस ऑफ एसिड एन फैक्टर की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इन केस ऑफ बेस एन फैक्टर की वैसे एन फैक्टर की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हो, वो सारी चीजें हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे भाई। यदि मैं इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो रखो, तो आपके पास नॉर्मेलिटी किसके बराबर आई, नॉर्मेलिटी आई वेट इन ग्राम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, और ऊपर क्या आ जाएगा आपका एन फैक्टर, ऊपर क्या आता है अभी आपका एन फैक्टर। अब देखो आपने पढ़ा, यदि मैं नॉर्मेलिटी और मोलरिटी को रिलेट करता हूं, आपको ये भी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसको आपने कहा गया मोलरिटी। अब वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास इनटू वॉल्यूम, वो क्या होती है आपकी, यहाँ पे क्या आती है मोलरिटी। तो यहाँ से आपकी नॉर्मेलिटी और मोलरिटी रिलेट होती है कैसे, कि नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। यदि किसी भी रिएक्शन का आपको एन फैक्टर पता चल जाता है, या फॉर एसिड फॉर बेस आपको एन फैक्टर की वैल्यू पता है, तो वहां से मैं क्या निकाल सकता हूँ भी, और नॉर्मेलिटी निकाल सकता हूँ। यदि आपको क्या दे रखा हो, मोलरिटी दे रखा हो, या फिर मैं मोलरिटी निकाल सकता हूँ नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय क्या करके, एन फैक्टर करके। तो यहाँ से आप नॉर्मेलिटी और मोलरिटी को क्या कर सकते हो, आसानी से रिलेट कर पाते हो। अब देखो नेक्स्ट क्या करते हैं कि एन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करें सर, तो कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर समझते हैं। क्या समझते हैं अभी, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, कि सर एन फैक्टर कैसे आएगा, तो बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर की बात करते हैं। देखो अब देखो एन फैक्टर कभी भी आप कैलकुलेट करते हो तो एन फैक्टर के लिए जैसे अलग अलग हम लोग बात करो, कि सबसे पहले यदि मैं रेडॉक्स रिएक्शन की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन है वो रिएक्शन होते हैं सर जिनमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रहा हो, क्योंकि रेडॉक्स दो पार्ट से मिलके बना होता है, वन इज रेड अनदर वन इज ऑक्स। एक क्या होता है रेड और दूसरा क्या होता है ऑक्स। और रेड का मतलब क्या होता है सर, रेड का मतलब होता है यहाँ पे रिडक्शन, रेड का मतलब क्या होता है रिडक्शन, और ऑक्स का मतलब क्या होता है सर ऑक्सीडेशन। इन केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन और इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन यदि आपको क्या निकालना है भाई, एन फैक्टर, क्या निकालना है एन फैक्टर, और वैलेंसी फैक्टर भी कहते हैं कई बुक। तो एन फैक्टर की वैल्यू किसके बराबर आएगी इन केस ऑफ रिडक्शन, मतलब रिडक्शन का मतलब क्या होता है सर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वही उसका क्या कहलाएगा, एन फैक्टर। तो इन केस ऑफ रिडक्शन का जो एन फैक्टर की वैल्यू आएगी वो आएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, क्या आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर रहे हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस। तो जो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करता है वही उसका क्या आएगा, एन फैक्टर। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही क्या उसका एन फैक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं भी, देखो आपके पास कॉपर 2 पॉजिटिव है और मैं ऐसे लिखता हूं कि गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू कॉपर। कॉपर 2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए भी 2, और जितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है वही उसका एन फैक्टर है। यहां से लेके यहां तक कॉपर का क्या हो रहा है रिडक्शन। तो यहाँ पे यदि मैं एन फैक्टर निकालना चाहता हूँ, क्या निकालना चाहता हूँ भाई एन फैक्टर, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी 2, क्योंकि सर 2 इलेक्ट्रॉन वो क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अच्छा यदि मैं बात करूं कि आपके पास जिंक है और जिंक चेंज इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो जिंक ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है वही क्या उसका एन फैक्टर है। अच्छा आप ऐसे लिखते हो कि आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम चेंज इनटू एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चेंज इनटू 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितना आएगा यहाँ पे 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। ये तो आसान है। अब यदि आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में आपसे पूछे लाइक कि आपको दे दे कि MnO4 नेगेटिव एक ऐसा कंपाउंड है पर मैग्नेट जिसको हम लोग कहते हैं, चेंज इनटू Mn2 पॉजिटिव, चेंज इनटू किसमें भी Mn2 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे आपको Mn का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आता है, जबकि आपने 11th क्लास में पढ़ा था
कि किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। एक बार रिवाइज करते हैं। देखो जिस भी एलिमेंट का निकालना है उस एलिमेंट का हम लोग क्या कंसीडर करते थे, x। तो यहाँ पे मैं Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहता हूँ, तो उसको मैंने क्या कंसीडर किया, x प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है सर 4, और एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है सर -2, और टोटल चार्ज कितना आ रहा है -1, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे +7, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है +7। और इन केस ऑफ कैटाइन और एनाइन में जितना भी चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। अब देखो +7 से Mn किस में जा रहा है अभी +2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, और किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर घटता है तो क्या होता है, रिडक्शन। देखो ऐसे भी समझ सकते हो कि 7 ने क्या किया, अभी 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे, क्योंकि 7 में से यदि मैं 5 घटाता हूं, 7 पॉजिटिव में से यदि मैं 5 नेगेटिव घटा दूं तो कितने पॉजिटिव बचेंगे, 2 पॉजिटिव। तो इसका मतलब MnO4 नेगेटिव ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 5, तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आई, 5। ऐसे आप एन फैक्टर की वैल्यू निकाल पा रहे हो। अब देखो ये जो टर्म्स आते हैं आपकी, ये जो एन फैक्टर कैलकुलेशन, ये आपका वेरी यूजफुल होगा जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोग फेरेडे लॉ पढ़ते हो, और फेरेडे लॉ में हम लोग काउंट करते हैं कि कितना चार्ज डिपॉजिटेड होता है। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज डिपॉजिटेड या क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, तो उसके लिए आपको एन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो वहां भी आप उस चैप्टर में भी आपके लिए क्या भी यूजफुल है, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का भी। नेक्स्ट एग्जांपल क्या, नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास, यहाँ पे मैं लिखता हूं कि आपके पास है Cr2O7 -2, आपके पास डाइक्रोमेट आयन है, और डाइक्रोमेट आयन चेंज इनटू क्रोमियम 3 पॉजिटिव। किसमें चेंज हो रहा है अभी, क्रोमियम 3 पॉजिटिव। सर एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, सेम जैसे अभी आपने MnO4 नेगेटिव के लिए कैलकुलेट किया है, सेम आप इसके लिए कैलकुलेट करो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। देखो क्रोमियम कितने है 2, तो क्या आएगा 2x, नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है 7, और एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है सर -2, टोटल चार्ज कितना आएगा इक्वल टू -2, जो भी कंपाउंड पे टोटल चार्ज है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू आती है अभी क्या +6। अब देखो कॉपर +6 से +3 में जा रहा है, +6 से किस में जा रहा है अभी +3, तो इसका मतलब कॉपर ने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए होंगे, गेन किए होंगे। तो यहाँ पे एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी 3, कितनी आती है अभी एन फैक्टर की वैल्यू 3। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन गेन और जितने इलेक्ट्रॉन लॉस वही क्या आएगी उसके एन फैक्टर की वैल्यू। बट रेडॉक्स रिएक्शन में जैसे आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे आप नर्नेस्ट इक्वेशन पढ़ते हो, फेराडे लॉ पढ़ते हो, उनमें हर किसी केसेस में एन फैक्टर का यूज होता है। तो एन फैक्टर कैलकुलेशन मस्ट है। यदि आपको वो चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझ आना चाहिए, तो आपको नॉर्मलिटी और एन फैक्टर समझ आना चाहिए, इक्विवेलेंट कंसेप्ट समझ आना चाहिए, तो आपको आसान लगेगा। नहीं तो आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा, जहां से आपका सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों रिलेट करती है। नेक्स्ट उसके बाद यदि मैं इन केस ऑफ एसिड की बात करता हूं सर, नेक्स्ट यदि मैं बात करूं एन फैक्टर कैलकुलेशन इन केस ऑफ एसिड, यदि मैं एन फैक्टर कैलकुलेट करता हूं किसके लिए भी, सेकेंड इन केस ऑफ एसिड। और एसिड के लिए एन फैक्टर हम लोग यूज करते हैं जितनी बेसिसिटी होगी, क्या होगी भी बेसिसिटी, जितनी ज्यादा बेसिसिटी होगी वही क्या होगा उसका एन फैक्टर होगा। इन केस ऑफ एसिड जो उसकी बेसिसिटी होगी वही क्या होगा एन फैक्टर। और बेसिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या होंगे H पॉजिटिव आयन फ्रॉम OH नेगेटिव आयन, OH ग्रुप। यहां से आप कहते हो कि OH ग्रुप से जितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या हो H पॉजिटिव आयंस हो, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे उसका एन फैक्टर कहेंगे। लाइक मैंने कहा कि किसी भी कंपाउंड के पास एक OH है तो उसकी बेसिसिटी कितनी आई 1, और किसी कंपाउंड के पास नंबर ऑफ OH कितने हैं 2, तो बेसिसिटी कितनी आएगी 2। तो इसका मतलब वो OH 2 हाइड्रोजन दे सकता है, 1 हाइड्रोजन दे सकता है, तो वही क्या आएगा आपका एन फैक्टर। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, देखो सिंपल केस ले रहा हूं HCl में तो कोई OH नहीं होता, बट आप डायरेक्ट ब्रेक डाउन करके देखो तो यहाँ पे HCl ब्रेक डाउन इनटू H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो कितने H दे रहा है अभी आपको सॉल्यूशन में 1, और 1 H है तो एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे आपके पास 1। उसके बाद मैं बात करता हूं, देखो H2SO4 है क्या अपने पास H2SO4,
और H2SO4 को ब्रेक करो तो कैसे टूटेगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कितने आए सर, 2। तो N फैक्टर की वैल्यू कितनी आई, 2। उसके बाद जैसे आपके पास है H3PO3 सॉरी H3PO4 H3PO3 H3PO2, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से काफी कंफ्यूजन होता है। यदि आप वैसे चेक करो तो 3 3 3 आपके पास हाइड्रोजन 3 3 मिलने चाहिए, तो इनका एन फैक्टर आपको कितना मिलना चाहिए, 3 3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन दे सकता है सर। बट ये क्या आपका गलत है, क्यों, कैसे पता करें सर एन फैक्टर। एन फैक्टर देखो एग्जांपल से समझते हैं इन्हीं के। जैसे मैं सबसे पहले H2SO4 की बात करता हूं, तो H2SO4 को उठाओ और H2SO4 की स्ट्रक्चर बनाओगे। आपके पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सेंट्रल एटम क्या होगा, सल्फर, और सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो लेसिन नंबर में होता है। 3 एटम है, हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन, और सल्फर क्या आपका लेसिन नंबर में है। और सल्फर के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं भाई, 6। और कभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो हम लोग उसको लिखते हैं इन दी फॉर्म ऑफ OH ग्रुप, और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, जो कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेता है, सल्फर से ले लेता है। तो यहाँ पे यदि मैं बेसिसिटी की बात करता हूँ, बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ OH ग्रुप, तो बेसिसिटी कितनी है, 2। और जितनी ज्यादा बेसिसिटी है तो एक OH ग्रुप से एक H पॉजिटिव यहाँ से निकल सकता है, एक H पॉजिटिव यहाँ से निकल सकता है। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस कितने होंगे, 2। तो N फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए आपके पास, 2। अच्छा यदि मैं बात करता हूँ H3PO4, अब बात करो H3PO3, हम लोग बात करते हैं H3PO2। ऐसे आपके पास अलग अलग कंपाउंड्स और उन अलग अलग कंपाउंड की मैं बेसिसिटी और एन फैक्टर की वैल्यू निकालना चाहता हूं। अच्छा देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम क्या हुआ, फास्फोरस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, फास्फोरस के पास होते हैं 5। तो फास्फोरस और सल्फर के केस में एक चीज ध्यान रखना है कि पहले आप ऑक्सीजन एटम क्या बनाओगे, डबल बॉन्ड बना दोगे सेंट्रल एटम। उसके बाद देखो हाइड्रोजन कितने अपने पास, 3, और ऑक्सीजन कितनी, 3। तो कितने OH आ जाएंगे, 1 2 और 1 3। यहाँ पे बात करो सेंट्रल एटम के आपके पास फास्फोरस, और फास्फोरस के आउटर मोस्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सर, 5। तो एक आप फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना दो, कितनी ऑक्सीजन बची, 2। तो 2 क्या आ जाएंगे OH, और 1 क्या आ जाएगा आपके पास H। यहाँ पे बात करो फास्फोरस, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सर 5, एक फास्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाया, एक ऑक्सीजन आपके पास बचती है तो एक OH, और बाकी क्या आ जाएंगे HH। अब देखो इसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप कितने हैं सर, 3। तो बेसिसिटी की वैल्यू कितनी आई, 3। यहाँ पे नंबर ऑफ OH कितने हैं, 2। तो बेसिसिटी कितनी आई, 2, और यहाँ पे कितना है, 1। और नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस फ्रॉम OH ग्रुप वही क्या कहलाते हैं, बेसिसिटी। तो यहाँ पे 1 2 3 H पॉजिटिव आयन दे सकता है। तो वैल्यू ऑफ एन फैक्टर कितनी, 3। वैल्यू ऑफ एन फैक्टर कितनी, 2, और वैल्यू ऑफ एन फैक्टर कितनी, 1। और जैसे आप सीधा कैलकुलेट कर रहे थे H पॉजिटिव आयन से, तो आपकी एन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही थी, आपकी 3, जो कि क्या है, गलत है। तो एग्जैक्ट एन फैक्टर 2 और कितना आएगा, 1। ये आपका पूछ चुका है, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, एन फैक्टर की वैल्यू। कई केसेस में मॉल से आप रिलेट करते थे, तो 11th क्लास में इस चीज को पूछता है कि एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, या इक्विवेलेंट कंसेप्ट में पूछता है, तो वहां पे एन फैक्टर आपका निकलवाता है। क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि इक्विवेलेंट वेट बराबर था मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एसिड बेस से रिलेट हो गए, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करा के, तो वहां पे आपको एन फैक्टर की वैल्यू नहीं समझ आएगी, तो आप इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल सकते। आप मॉलिक्यूलर मास निकाल पा रहे हो, वेल एंड गुड, बट एन फैक्टर की वैल्यू देखनी नहीं आई तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी वहां से नॉर्मेलिटी खत्म होगी और इक्विवेलेंट वेट तो 0 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यदि मैं बेस की बात करता हूँ, देखिए इसकी बात करते हैं बेस। यदि मैं एन फैक्टर कैलकुलेट करता हूँ सर इन केस ऑफ बेस, तो इन केस ऑफ बेस एन फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी। बेस के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एसिडिटी, क्या टर्म यूज कर रहे हैं भाई, एसिडिटी। और एसिड के लिए आपने टर्म यूज की क्या, बेसिसिटी। तो आपके पास थर्ड है इन केस ऑफ बेस। तो बेस में हम लोग चेक कर लो आप उसकी एसिडिटी, और एसिडिटी का मतलब है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH ग्रुप या OH नेगेटिव आयंस। तो यहां से मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस। कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास है, जितने नंबर ऑफ OH आयंस दे सकता है उतना ही उसका क्या होगा, एन फैक्टर होगा। कैसे सर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास NaOH है, अभी NaOH में कितने OH ग्रुप है, 1। जिस कैसे पता चल रहा है,
ब्रेक डाउन कर लो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो एक OH नेगेटिव देगा तो N फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, N फैक्टर की वैल्यू आएगी इक्वल टू 1। अच्छा क्वेश्चन आता है सर CaOH2 दे दे, तो नंबर ऑफ OH नेगेटिव वैसे तो आपको मॉलिक्यूल में वैसे पता चल रहा है नंबर ऑफ OH कितनी है 2, तो N फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी 2। फिर भी आप ब्रेक डाउन करके कर सकते हो, कैल्शियम 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो N फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है 2। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है सर AlOH3 आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, तो इसके लिए कितने निकालता हूं तो N फैक्टर कितना आएगा आपके पास 3OH नेगेटिव आयंस और क्या आता है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो 3OH नेगेटिव आयंस। तो जितने OH आयंस एक मॉलिक्यूल दे रहा है सॉल्यूशन में वही उसका क्या है N फैक्टर है भाई, वही क्या है इसका N फैक्टर। और इसका हम लोग यूज करते हैं इसी चीज को आप लोग सॉल्यूशन में आगे जाके पढ़ोगे, वेट ऑफ फैक्टर कैलकुलेशन। यदि आपको कंपाउंड तोड़ने नहीं आते, सोल्ट ब्रेक डाउन करने नहीं आते, तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक पार्ट हो सकता है। अभी घर पे स्टडी करो और चेक करो कि कंपाउंड्स को कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है, सॉल्ट्स को कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है कैटायंस और एनायन में। देखो फर्स्ट पार्ट क्या होता है कैटायन, सेकंड पार्ट क्या होता है एनायन, ऐसे आप समझो और उनको ब्रेक करो।